मैं डॉक्टर शशि शेखर चैटर्जी, पूर्व निदेशक इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान बोल रहा हूं और आज मैं ब्लड प्रेशर और प्रेगनेंसी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर का होना हमारे समाज के लिए एक नई बात ज़रूर है, इसलिए कि समाज में महिलाओं के शिक्षा, उच्च शिक्षा और नौकरियों में योगदान के कारण जो फर्स्ट प्रेगनेंसी की उम्र है वो बढ़ती जा रही है और इसके कारण से अब हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी बहुत अनकॉमन डिजीज नहीं रह गया है। ज़्यादा करीब ये पाया गया है कि करीब 10% प्रेग्नेंट वीमेंस में ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलता है। अब अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिल रहा है तो ये क्या प्रेगनेंसी से डायरेक्टली रिलेटेड है या नहीं रिलेटेड है। इसलिए अगर किसी गर्भवती महिला को पहली बार ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलता है तो ये इनको हम लोग 3 कैटेगरी में रखते हैं। एक, जिन्हें पहले से पता है कि हमें ब्लड प्रेशर की बीमारी है और उसकी दवा खा रहे हैं प्रेगनेंसी होने के पहले से। दूसरा, जो प्रेग्नेंट हुई और 20 सप्ताह से पहले वो अपना जब जांच कराई तो उन्हें पता चला कि ब्लड प्रेशर की बीमारी है। और तीसरा है जिसमें कि नहीं, ब्लड प्रेशर की बीमारी पहले भी नहीं थी, 20 सप्ताह के पहले जो एंटीनेटल चेकअप हुआ उसमें भी ब्लड प्रेशर नॉर्मल था, लेकिन 20 सप्ताह के बाद ब्लड प्रेशर बढ़ गया। उसको हम लोग जेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहते हैं, जो असल में प्रेगनेंसी के कारण बढ़ी हुई ब्लड प्रेशर है। और ये सीरियस बात है। ये सीरियस बात इसलिए है कि यह माताओं के लिए भी सीरियस है और गर्भस्थ जो शिशु है उसके लिए भी। माताओं ये इसको हम लोग पहचानते, इसको हम लोग कहते हैं जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। तब कहेंगे कि कितना ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो हम लोग इसको जेस्टेशनल हाइपरटेंशन या हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी कहेंगे। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से ज़्यादा या डायस्टोलिक प्रेशर 90 से ज़्यादा, दोनों एक साथ होना जरूरी नहीं है। सिस्टोलिक बढ़ा हुआ रहे या डायस्टोलिक बढ़ा हुआ रहे तो भी वो हाइपरटेंशन की कैटेगरी में आएगा। तो यदि किसी को जेस्टेशनल हाइपरटेंशन डायग्नोज किया जाता है या जिनको पहले से भी हाइपरटेंशन है, दोनों को तो प्रिकॉशंस एक ही तरह की लेनी है। प्रिकॉशंस एक तरह की लेनी है इन द सेंस कि इसका जो सबसे मेन कॉम्प्लिकेशन है वो प्री एक्लेम्पसिया और एक्लेम्पसिया है। प्री एक्लेम्पसिया किसको कहते हैं? प्री एक्लेम्पसिया हुआ कि जिसमें ब्लड प्रेशर तो बढ़ा हुआ है ही है प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में, लेकिन इसके साथ दो में से एक चीज और ज्यादा हो कि प्रोटीन यूरिया हो रहा है, यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, या किडनी फंक्शन टेस्ट या लीवर फंक्शन टेस्ट गलत है, या जो गर्भस्थ शिशु है उसकी जो प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन के हिसाब से जो वजन होना चाहिए वो वजन नहीं हो, या उसमें कुछ डॉपलर स्टडी अम्बिलिकल आर्टरी की जाती है, उसमें कुछ एब्नॉर्मलिटी आती है। इसे हम लोग प्री एक्लेम्पसिया कहते हैं। मतलब ब्लड प्रेशर और ब्लड प्रेशर के साथ प्रोटीन यूरिया, रीनल डिसफंक्शन, लीवर डिसफंक्शन, वेट रिडक्शन ऑफ द फीटस और दूसरा अम्बिलिकल आर्टरी के डॉपलर स्टडी में गड़बड़ी। और इक्लेम्पसिया किसको कहते हैं? इसके साथ अगर ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ जाए और बढ़ने के साथ मिर्गी ऐसी बीमारी हो जाए तो यह तो माता के लिए और शिशु के लिए एकदम से भयानक स्थिति है और इसे हम लोग इक्लेम्पसिया कहते हैं। तब प्रश्न उठता है कि किनको ये ज़्यादा होने की संभावना है, कि ये प्री इक्लेम्पसिया किनको ज़्यादा होगा। इसमें है कि जिनकी पहली प्रेगनेंसी की उम्र 40 साल से ज़्यादा हो, जिनकी 2 प्रेगनेंसी के बीच की ड्यूरेशन 10 साल से ज़्यादा हो, जिनका मोटापा हो, जो BMR है वो बढ़ा हुआ हो, या जिनके माता में प्री एक्लेम्पसिया एक्लेम्पसिया हुआ हो, या जिनके घर में ब्लड प्रेशर की बीमारी है, या जिनके घर में किडनी की बीमारी है। इस तरह के लोगों में प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में हाइपरटेंशन होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसलिए
सलाह यह दी जाती है कि औरतों को पहला प्रेगनेंसी, हम लोग ये जरूर कहते हैं कि पहले तुरंत अर्ली विवाह नहीं होना चाहिए, बच्चे भी तुरंत नहीं होना चाहिए, लेकिन 30 साल तक में पहला बच्चा हो जाना प्री एक्लेम्पसिया के अगेंस्ट में सबसे अधिक प्रोटेक्शन देता है। और 2 बच्चों के बीच में गैप 10 साल से ज़्यादा नहीं होना है। इसलिए 3 साल तक तो हम लोग ऐसे सरकार के तरफ से है कि 3 साल पहले बच्चे के बाद दूसरा बच्चा 3 साल हो, लेकिन 5-7 साल के अंदर में दूसरे बच्चे का हो जाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये 2 चीज़ हैं जो अपने हाथ में है। इसके अलावा अपने हाथ में बहुत चीज़ नहीं है प्रेगनेंसी में एक्लेम्पसिया में बचने के लिए। इसके बाद है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी का पता चल गया तो फिर प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में ब्लड प्रेशर की सारी दवाइयाँ नहीं चल सकती हैं। यह बात जानना बहुत ज़रूरी है कि बहुत लिमिटेड दवाइयाँ ही सेफली दी जा सकती हैं, क्योंकि इसमें बच्चे पर ध्यान देना सब भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। सिर्फ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो गर्भस्थ शिशु है उसके शारीरिक या मानसिक अवस्था पर कोई दवाई का बैड इफेक्ट नहीं पड़े, या दवाइयों के कारण कोई कॉन्जेनिटल दूसरी बीमारियां बच्चों में नहीं हो। इसीलिए ब्लड प्रेशर की एक कॉमन दवा है एस इनहिबिटर्स या ARBs, जो टेलमिसार्टन, लोसार्टन, रमिप्रिल, एनालाप्रिल, ये ग्रुप की जो दवाइयाँ हैं ये प्रेगनेंसी में एकदम से कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। इसलिए जिनके परिवार में ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, या जिन औरतों को पहले से पता है कि हमें ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, उनको प्रेगनेंसी प्लान करके करनी चाहिए, और वो अपने चिकित्सक से मिल करके प्रेगनेंसी के बारे में उनसे जानकारी ले करके, और जो उसमें से सेफ दवाइयाँ हैं, सेफ दवाइयाँ मात्र 3 हैं। एक है लाबेटालॉल, एक है निफेडिपिन, नॉट इवन एम्लोडिपिन, निफेडिपिन, और तीसरा है मिथाइल डोपा। इसमें निफेडिपिन सबसे कॉमनली यूज और सबसे इफ़ेक्टिव दवाई है, और निफेडिपिन और लाबेटालॉल का कॉम्बिनेशन करके हम लोग ज़्यादातर मरीज का ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं। मिथाइल डोपा सबसे पुरानी दवा है, काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा प्रेगनेंसी हाइपरटेंशन पर दुनिया में इसी पर स्टडी हुआ था, और ये पाया गया है कि इसमें ऐसी भी स्टडी की गई है कि जो बच्चे हाइपरटेंसिव लेडीज से हुए उनको मिथाइल डोपा दिया गया तो 7 साल तक उनके मानसिक विकास में कोई अंतर नहीं पाया गया, शारीरिक में तो नहीं, मानसिक में भी नहीं। एस इनहिबिटर्स और ARB जो एनालाप्रिल, लोसार्टन, टेलमिसार्टन की बात मैं कर रहा था, उससे बच्चे के में बहुत तरह की कंजेनिटल बीमारियां होने का डर है। इसलिए किसी भी हालत में एस और ARBs को प्रेगनेंसी के पहले बंद करना बहुत एसेंशियल है। इसलिए हर एक हाइपरटेंसिव मदर को प्रेगनेंसी प्लान करके करना चाहिए और इन दवाइयों को बंद करना चाहिए। तब फिर दूसरा आता है कि कितना ब्लड प्रेशर डाउन किया जाए। कहा कि ज़्यादा अगर डाउन करेंगे तो फिर माँ से ही उस गर्भस्थ शिशु में ब्लड जा रहा है, और ब्लड प्रेशर अगर कम हो जाएगा तो गर्भस्थ शिशु को ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी, फिर उसका ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाएगा। इसलिए ज़्यादा नहीं घटाना है। कुछ लोगों की स्थिति रहती है कि जितना जल्दी घटा लें, जितना जल्दी और जितना ज़्यादा घटा लें तो और अच्छा रहेगा, ये अच्छी नहीं है। इसलिए आइडियल माना जा रहा है कि 135/85 और 120/80 के नीचे तो नहीं जाना चाहिए किसी भी हालत में। तो 135/85 को अभी तक जो नाइस गाइडलाइन है इंग्लैंड की, उसके हिसाब से ये आइडियल ब्लड प्रेशर लाने की कोशिश करनी है, और उसमें जितना दवा लगे वो लगाना है। और अगर किसी को प्री एक्लेम्पसिया, इसलिए हर एक जो प्रेग्नेंट वीमेन है ब्लड प्रेशर के साथ, उनको जिनको हाइपरटेंशन की बीमारी है उनको तो अपना ब्लड प्रेशर हर एक हफ्ते देखते रहना चाहिए कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है कि नहीं। और अगर बढ़ा हुआ है तो फिर अगर 160/110 के कम है तब तो आप आउटडोर से इलाज कर सकते हैं। इसमें भी लोगों का सलाह है कि नहीं, अस्पताल में एडमिट ही हो जाइए। लेकिन अगर 160-110 का तरह का ब्लड प्रेशर हो और आपको कोई सिम्टम नहीं हो,
प्री एक्लेम्पसिया की भी कोई संभावना नहीं सामने दिखाई दे रही हो, उनको एडमिट करके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि इसमें और तरह की बीमारियां होती हैं। प्री एक्लेम्पसिया के साथ हेल्प है, जिसमें कि हिमोलिसिस होती है, लीवर की बीमारी हो जाती है, किडनी की बीमारी हो जाती, तो इन सारे चीज़ों को लेकर के करना चाहिए। इसलिए प्रेगनेंसी विथ हाइपरटेंशन में महिलाओं को काफ़ी सतर्क रहना है। पहले से जो महिलाएं प्रेगनेंसी के बारे में सोचती हैं या अभी उनकी शादी हुई है, तो उनको अपना ब्लड प्रेशर चेक करके देख लेना चाहिए। प्रेगनेंसी होते ही ब्लड प्रेशर का जांच एंटीनेटल चेकअप में ज़रूर कराना चाहिए। जो ज़रूरी जांच है इससे रिलेटेड, उसका जांच करवा लेना चाहिए, और 20 सप्ताह के बाद फिर जांच करना चाहिए कि जेस्टेशनल हाइपरटेंशन तो नहीं डेवलप हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखने से बीमारी होने या बीमारी के कॉम्प्लिकेशन होने की चांसेस कम रहेगी।